हम लोगों ने पॉलिटी के लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था हम लोगों के बीच में, उस पर हमने चर्चा की थी मूल अधिकारों पर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये जो हमने मूल अधिकारों पर चर्चा की थी लास्ट लेक्चर पे, और इसके बाद जो हम चर्चा का अगला पॉइंट लेंगे वो डीपीएसपी लेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और मूल कर्तव्य पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है हमारा एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो, छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम लोग उसको समझेंगे। इसका एक पार्ट ही बन सकता है, और 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हम प्रश्नों के साथ इसको डिस्कस करेंगे। हमारे यूपी पीसीएस के लिए इसमें कौन से पोर्शंस रिलीवेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। पहली मुख्य बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से। हम लोगों ने पहले भी समझा है इसको। भाग 4 अध्याय 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। मूल अधिकार पर हमने चर्चा की थी। मूल अधिकार जो है हमारे 12 से लेकर 35 तक है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा, किस भाग में पढ़ते हैं, क्या अनुच्छेद है, ये इम्पोर्टेंट है। इनका उद्देश्य क्या था लाने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। इसका उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित किया जाए। हमारा ऐसा उद्देश्य में भी लिखा हुआ है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। ये जो उद्देश्य थे हमारे 2, ठीक है ना। जो 2 उद्देश्य हम लोग लेकर चल रहे थे, उस आधार पर हमें डीपीएसपी का निर्माण करना पड़ा, ताकि राज्य जब नीतियां बनाए तो इनका ध्यान रखे कि हमें किस ओर या किस दिशा की ओर बढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें, ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, न्यायालय इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है, परिवर्तनीय नहीं है। सॉरी, थोड़ा ये शब्द गलत लिखा है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये प्रवर्तनीय नहीं, इन्फोर्स नहीं कर सकता न्यायालय कि आपको ये करना ही करना है। और आपको आर्टिकल 48 है, 45 है, 42 है, इसको इन्फोर्स करना ही करना, ऐसा नहीं कह सकता वो, ठीक है। मूल अधिकारों पर तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि न्यायालय से कि डीपीएसपी का हमारा उल्लंघन हुआ है, ऐसी बात है। तो न्यायालय केवल राज्य को कह सकता है कि आप पॉलिसी को इस अनुच्छेद के अनुसार या इसके अनुच्छेद को, इस आर्टिकल के तहत, इस अनुच्छेद के तहत चीज़ों को थोड़ा सही करें और मूल ढांचे के अनुसार नियमों को बनाएं। बस इतनी बात वो कह सकता है। तो थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 36 से 51 तक है जो हमारे डीपीएसपी हैं, ठीक है। डीपीएसपी हमारा 36 से लेकर 51 तक है, अध्याय 4। तो 36 में क्या दिया गया, कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें दिया गया राज्य की परिभाषा के साथ डीपीएसपी क्या है इसकी जानकारी, ठीक है। जब कोई चैप्टर चालू करते हैं तो बताते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो डीपीएसपी जब चालू हुआ तो उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई, राज्य हम कैसा चाहते हैं, कल्याणकारी राज्य चाहते हैं, इसलिए डीपीएसपी की एक भावना हम उस पर डालते हैं या इनबिल्ट करते हैं। अनुच्छेद 37 कहता है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यहाँ भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा 37, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। किस आर्टिकल के तहत प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है ना, या प्रेशर नहीं बना सकता सरकार पर। तो आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 जो कहता है वो कहता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय बनाना है हमको। ये उद्देश्य में भी हमने पढ़ा था।
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, जो यहाँ पर है। और आर्टिकल 39 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है संसाधनों का उचित वितरण करना, ताकि सभी लोगों में संसाधनों का वितरण हो, एकाधिकार से स्थापित ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शब्द कह दिया जाए आपसे कि एक ही व्यक्ति के पास पूरा धन होगा, तो सरकार इंश्योर करेगी कि एक व्यक्ति के पास पूरा धन ना हो, धन का जो बंटवारा हो वो उचित तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो कि बहुत गरीब आदमी बहुत गरीब हो जाए या बहुत अमीर आदमी बहुत अमीर हो जाए। ठीक है ना, तो जैसे कभी कभी है कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद है, उसमें जो संसाधनों का बंटवारा होता है उसमें थोड़ा समस्या होती है, क्योंकि जो अधिक रिस्क ले सकता है, अधिक धनवान होता है, उसके पास अधिक धन होता है। ठीक है ना, तो कैपिटलिज्म का थोड़ा सा ये समस्या आती है। तो कभी मान लीजिए पूछ ले कैपिटलिज्म की क्या समस्या है, तो उसमें ये भी बता सकते हैं। और दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39 में, ये समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मतलब अगर स्त्री पुरुष सेम कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये सरकार इंश्योर करेगी। और 39A, ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1976। ये जो संशोधन है ना, ये बार बार आएगा ये, क्योंकि एक तरीके का मिनी संशोधन है भारतीय संविधान में, इसको मिनी संविधान कहते हैं। ये बोलता है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ठीक है, सबको जो न्याय है वो मिलना चाहिए। तो फिर इसके तहत हम लोगों ने नालसा का एक गठन किया था कि जो भी गरीब है, जो न्याय नहीं पा रहे हैं, उनको भी न्याय दिलवाया जाए। तो ये जो नालसा है, इसमें कई वकील जुड़ जाते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं, विधिक जो लीगल एडवाइस उनको देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 इधर पे देखें तो ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 37, 39, 39A और 40। ठीक है, अब आगे आ जाएगा 44, ऐसे ढेर सारे हैं, 48, 50 और 51। ये 7-8 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि DPSP सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सब पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। आर्टिकल 41 कहता है विशेष दशाओं में, जैसे बीमारी, गरीबी, बुढ़ापा आदि में व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। ठीक है ना, वो ऐसा काम कर सकता है कि मतलब बीमार है, गरीबी है उसको, तो उसको अधिकार है कि वो काम करने के लिए एलिजिबल हो, काम उसको सरकार प्रोवाइड कराए उसके अनुसार, क्षमता के अनुसार। आर्टिकल 42 क्या कहता है, व्यक्ति जहाँ काम करे तो ये बोला है कि वो काम ऐसा हो कि मानवीय दशाएं हो, वहाँ पर माहौल ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, कार्य न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक काम के लिए किसी को 100 रुपये मिल रहा है तो दूसरे को 10,000 मिल रहा है, ऐसा नहीं। न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशाएं का अनुरूप होना चाहिए। और ये नहीं कि एक व्यक्ति 15-15 घंटे काम करे। ठीक है ना, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए व्यक्ति वहां पर काम करे, उसका कुल मिलाकर शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानवीय दशाएं होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए वहां पर, ये सब बातें इसमें बोली गई है। आर्टिकल 43 ये भी थोड़ा सा देखें, इंपॉर्टेंट है। ये निर्वाह मजदूरी की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार का दायित्व है कि व्यक्ति को उतनी मजदूरी मिले जिससे उसका जीवन यापन हो सके। ठीक है, अगर सरकार काम या मजदूरी नहीं दे पा रही है तो सरकार को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी के तहत फिर कुटीर उद्योगों की स्थापना की गई, कुटीर बोर्ड बनाए गए। ठीक है, मनरेगा की स्थापना की गई, मनरेगा एक्ट लाया गया ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। ठीक है, और कई प्रकार की योजनाएं सरकार 500 रुपये ट्रांसफर करती है। इस प्रकार की चीजें आपने देखी होंगी। 43A ये देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है ना, तो मतलब ये बोला गया कि केवल ये नहीं कि केवल इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगी है, उद्यमी जो है, वही केवल अपनी बातें रखेगा। मजदूरों से भी उनकी समस्याएं सुनना उद्यमी को चाहिए, और एक तरीके का माहौल होना चाहिए, खुशनुमा माहौल। कोई कंपनी में या किसी उद्योग में हो तो उसमें जो मजदूर हैं वो भी अपना संग वंग बनाए और अपनी बात रखें उद्यमी के सामने। ठीक है, क्या समस्या आ रही है, तो ये सब बातें ये 43A ही इन्फोर्स करवाता है। और 43B इसमें सहकारी समितियों के बारे में बोला। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक बार कि 9B भाग
जो 9B है उसमें भी सहकारी समितियों की बात की गई है। तो 43B में भी सरकारी समितियों की बात की गई है कि लोग आपस में एक सामंजस्य बनाकर कोऑपरेट कर कर सहकारी समितियां बनाएं और उनको सरकार उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो स्वायत्त संस्था टाइप की काम करेगी। ठीक है। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? ये समान नागरिक संहिता, आपने बड़ा इसमें विवाद सुना होगा। ये समान नागरिक संहिता है, होता क्या है? ठीक है, इसको जरा समझते हैं। तो समान नागरिक संहिता क्या है? कानून 2-3 प्रकार के होते हैं। कानून 2-3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सामाजिक कानून, एक होता है धार्मिक। सामाजिक कानून मतलब जो आईपीसी वगैरह, हमने सामाजिक में ही सांस्कृतिक वगैरह भी आ जाते हैं, हालांकि उनको अलग करने की जरूरत नहीं है। एक होता है जो जिसमें कोई अपराध किया तो आईपीसी में उसमें धारा दी गई है। लेकिन एक होता है धर्म के आधार पर तलाक वाले कानून, और इस टाइप के जो विवाह वाले कानून है उनकी बात। तो वैसे हमारे जो सामाजिक कानून अपराध वाले हैं वो तो सबके लिए बराबर है, मतलब कोई किसी ने कोई कार्य किया तो उसकी सजा सबको समान रूप से मिलेगी। लेकिन जो धार्मिक कानून है वो अलग अलग है। विवाह के लिए पारसियों में अलग बात है, तलाक के लिए अलग चीज़ें हैं, इस्लाम में अलग बात है, हिंदुओं में अलग बात है। इस टाइप की चीज़ें विभिन्न धर्मों में अलग अलग है। तो ये भी समान हो, इसकी बात की जाती है, समान नागरिक संहिता। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको देखना चाहिए, याद रखना चाहिए। इसके बाद देखें जो आर्टिकल 45 है, सरकार को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना। ठीक है ना, 6 वर्ष से कम आयु के, 6 वर्ष से अधिक आयु की नहीं। यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु की बात की गई, और 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की उसको तो संवैधानिक अधिकार ही दे दिया गया है। 21A के तहत उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है कि बच्चा जाएगा ही जाएगा, पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और इसमें भी सरकार काम करती है। आपने देखा होगा आंगनबाड़ियों में बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे 2 साल के, 1 साल के, पढ़ने के लिए। आर्टिकल जो 46 है वो कहता है SC ST जैसे जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय के विषय में कुछ विशेष प्रावधान इनके लिए किए गए हैं। ठीक है, विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए, सरकार इनके लिए इस पर ध्यान देगी ताकि ये भी मेन स्ट्रीम में आए लोगों के समान रूप से। ठीक है ना, समान भागीदारी इनकी भी हो। आगे चलते हैं 47 में। देखिए इसमें मद्य निषेध की बात की गई है। सरकार ये इंश्योर करेगी कि नशीले पदार्थ और शराब आदि पर प्रतिबंध हो, और सरकार पोषाहार और स्वास्थ्य सुविधाओं की बातें करे। ठीक है ना, स्वास्थ्य लोगों का ठीक हो, इस पर ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए। तो इसलिए कई बार सिगरेट और विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर कानून बनाकर रुकावट होती है। आपने देखा होगा केरल में बना था कानून कि जो फास्ट फूड है वो नहीं खाए जाने चाहिए। ये सब चीज़ें इसी को आधार बनाकर बनाई जाती है। आगे चलते हैं 48। इसमें कहा गया है 48 में कि कृषि पशुपालन इसको बढ़ावा दिया जाए, दारू पशुओं को ना मारा जाए, क्योंकि वो एक तो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और दूसरी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। उनसे बहुत सारी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, दूध है, घी है, वगैरह वगैरह। 48A ये भी 42 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें बोला गया पर्यावरण संरक्षण किया जाना चाहिए। सही है, क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारा तभी अच्छा हो जब पर्यावरण संरक्षण करेंगे। तो ये इसमें बात की गई, वृक्षारोपण जैसी इसमें चीज़ें जोड़ी गई। अब 49 देख लेते हैं। 49 में बात की गई राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गए, ताजमहल हो गया। तो इनका स्मारक का संरक्षण किया जाए, सरकार इसको इंश्योर करेगी। आर्टिकल 50 तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब इनकी जो पावर है उसमें सेपरेशन की बात ये वाला आर्टिकल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 49 में याद रखिएगा। आर्टिकल 51 इसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिव्यक्ति, मतलब भारत उन सब चीज़ों में आगे आने का प्रयास करेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का युद्ध ना हो और भारत भी उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने योग्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस पर हमने नज़र डाली थी। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर बातचीत करेंगे। सेकेंड वीडियो पे हम देखेंगे कि इसकी क्या मुख्य और बातें थी। थैंक यू।